हेलो एवरीवन, बीए थर्ड ईयर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में अध्ययन चल रहा था और हम इसमें प्लेटो और अरस्तू के बारे में आपको बता चुके हैं। तो अब प्लेटो और अरस्तू के विचारों का गहन अध्ययन करने के बाद, उनके सभी विचारों से परिचित होने के बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है, अरस्तू और प्लेटो के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अरस्तू और प्लेटो के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन। बात करते हैं अरस्तू और प्लेटो की। तो ये दोनों ही यूनानी विचारक थे और अगर देखा जाए तो अरस्तू प्लेटो के शिष्य थे और प्लेटो स्वयं अरस्तू से बहुत प्रभावित थे और सबसे बड़े प्लेटोवादी अरस्तू ही हैं, जिन्होंने प्लेटो से बहुत कुछ अध्ययन किया और 20 साल तक अरस्तू ने अकादमी नामक संस्था जो प्लेटो द्वारा स्थापित की गई थी वहां अध्ययन किया। अरस्तू से प्लेटो बहुत अधिक प्रभावित हुए कि प्लेटो ने कहा अरस्तू अकादमी का मस्तिष्क है। ये दोनों यूनानी विचारक हैं। प्लेटोवादी होने के साथ साथ भी हम इनके विचारों में एक अंतर देखने को मिलता है हमें, और वही समानताएं भी हैं कहीं कुछ और कुछ अंतर भी है। तो वही हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके विचारों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। जैसे प्लेटो के विचारों की समानताओं को सबसे पहले जानेंगे कि इनके विचारों में क्या समानताएं हैं। ये दोनों ही यूनानी विचारक हैं, हमने आपको बताया दोनों ही यूनानी विचारक हैं और दोनों ने ही राजनीति पे अच्छे विचार प्रस्तुत किए। समानताएं, दोनों ही अकादमी नामक संस्था से जुड़े थे जो प्लेटो द्वारा स्थापित की गई थी। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि शिक्षा के बारे में दोनों के क्या विचार हैं। तो दूसरी समानता में देखने को मिलती है कि शिक्षा के बारे में अरस्तू और प्लेटो दोनों के विचार ही समान दिखते हैं। दोनों ही राज्य के द्वारा शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं और कहते हैं कि राज्य को उचित शिक्षा व्यवस्था अपने राज्य में करनी चाहिए और शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व है। चूंकि राज्य अगर अपने संरक्षण में शिक्षा ले लेगा तो शिक्षा सभी तक अच्छे और सही रूप में पहुंच पाएगी। चूंकि शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है और शिक्षा मनुष्य का नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक विकास में सहायक होती है। तो दोनों ही विचारक शिक्षा पर राज्य के अधिकार को मानते हैं, कहते हैं कि शिक्षा को राज्य द्वारा संरक्षण मिलना चाहिए। तीसरा इनके विचार में दोनों ही विचारक न्यायपूर्ण शासन में विश्वास करते हैं। कहते हैं कि राज्य में न्याय व्यवस्था अगर उचित होगी तभी वहां लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है, एक ऐसा राज्य जो सर्वहित में कार्य करे। तो दोनों के जो विचार हैं उनमें हम न्याय के महत्व को जान सकते हैं। जैसे अरस्तू का पॉलिटिक्स और प्लेटो का जो लॉज है उसमें न्याय की उचित व्याख्या की गई है और न्याय को दोनों ही राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। कहते हैं कि राज्य वही सही होगा जो न्यायपूर्ण नीतियां बनाए और जहां न्याय व्यवस्था उचित प्रकार से होगी। सीमित नागरिकता संबंधी विचारों पर दोनों के विचार समान हैं। दोनों ही सीमित नागरिकता में विश्वास करते हैं और कहते हैं कि राज्य वही अच्छा होता है जहां नागरिकों की संख्या सीमित हो। मीन्स कि जो राज्य में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों की संख्या सीमित हो। और उस संख्या को सीमित कैसे किया जाएगा? राज्य में जनसंख्या पर नियंत्रण करके। और प्लेटो की जो आपने सीमित नागरिकता संबंधी विचार देखे हैं तो प्लेटो क्या कहते हैं कि नागरिक सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को माना जाएगा जो राज्य के कार्य में सहयोग देंगे। तो इस प्रकार से सीमित नागरिकता साथ ही साथ छोटे राज्य के अस्तित्व को ये सही मानते हैं। ये कहते हैं कि अगर राज्य सीमित हो, नागरिकता वहां की सीमित होगी और एक राज्य का आकार छोटा होगा तो वहां की शासन व्यवस्था चलाने में शासक को आसानी होगी और शासक जनता के अनुरूप कार्य करने में सफल होगा।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सीमित नागरिकता व सीमित राज्य की बात पर दोनों सहमत है और दोनों के विचार में समानता दिखाई पड़ती है। बात करते हैं मिश्रित संविधान में विश्वास। दोनों ही विचारक एक ऐसे संविधान की बात करते हैं जो मिश्रित संविधान हो, जिसमें शासन व्यवस्था के अलग अलग जो रूप हैं उनकी सारी अच्छाइयां सम्मिलित हो। जैसे कि सीमित संविधान, मिश्रित संविधान से तात्पर्य उस संविधान से होता है जो कई सारे संविधानों के अच्छाइयों के गुण लेकर निर्मित किया जाए, जिसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के भी गुण हो, संसदात्मक शासन व्यवस्था के भी गुण हो, एकात्मक के भी लक्षण हो, संघात्मक के भी लक्षण हो। तो इस प्रकार से मिश्रित संविधान के में विश्वास दोनों ही समान रूप से रखते हैं। इसके बाद आती है राज्य सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी, और दोनों ही के विचार ये कहते हैं कि राज्य जो संस्था है वो व्यक्तित्व के विकास के लिए बनी है और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सिर्फ राज्य में ही संभव है। राज्य के अलावा ऐसा कोई समुदाय नहीं है जहां व्यक्ति अपना टोटल डेवलपमेंट कर सके। तो इस प्रकार से राज्य को दोनों ही व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। राज्य का अस्तित्व जरूरी है, तभी नागरिकता का विकास हो सकता है, ऐसा दोनों मानते हैं। क्योंकि अरस्तु का तो विचार ही है कि अगर व्यक्ति राज्य में रहेगा तभी सुखी रहेगा, और राज्य के बिना अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वो मनुष्य नहीं है। वो क्या है, वो देवता से उसकी तुलना की है, या वो पशु हो सकता है। मीन्स अगर कोई मनुष्य है तो उसके लिए राज्य जरूरी है और वो राज्य में ही अपना विकास कर सकता है। प्रजातंत्र के विरोधी दोनों ही विचारक डेमोक्रेसी को भ्रष्ट तंत्र मानते हैं और डेमोक्रेसी की कटु आलोचनाएं करते हैं, और दोनों ही सहमत हैं इस विचार से कि प्रजातंत्र सबसे निम्न कोटि का शासन व्यवस्था है। तो दोनों में के विचारों में हम क्या देखते हैं कि प्रजातंत्र के विरोधी हैं दोनों। पूर्ण समानता के विरोधी, पूर्ण समानता में कि सबके साथ एक सा व्यवहार किया जाए, सभी समान हैं तो सबके साथ एक सा व्यवहार हो। तो इस पर दोनों के विचार समान देखने के लिए मिलते हैं, और दोनों कहते हैं कि पूर्ण समानता ना तो व्यवहारिक है और ना ही उपयोगी है। मीन्स राज्य ऐसा कर ही नहीं सकता कि वो सबके साथ समान व्यवहार करे, और ये व्यवहारिक भी नहीं है। इस पूर्ण स्वतंत्रता की बात को व्यवहार में लाना राज्य के हित में नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्लेटो और अरस्तु के विचारों में कुछ समानताएं दिखाई पड़ती हैं। इतनी समानताएं होने के बावजूद इन दोनों के विचारों में असमानताएं भी दिखाई पड़ती हैं। जैसे असमानताएं क्या है कि प्लेटो जहां एक आदर्शवादी विचारक हैं, वहीं अरस्तु एक व्यवहारिक और यथार्थवादी विचारक के रूप में सामने आते हैं। प्लेटो ने एक कल्पना का सहारा लिया है अपने राज्य का वर्णन करते समय, और अरस्तु ने वास्तविक जीवन से प्रभावित होकर अपने विचार प्रस्तुत किए। तो आइए जानते हैं कि इनके विचारों में कहाँ समानताएं देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि इनकी प्लेटो की जो पद्धति है उसमें असमानताएं देखने को मिलती है। प्लेटो निगमनात्मक पद्धति की बात करते हैं और अरस्तु आगमनात्मक पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब निगमनात्मक पद्धति क्या है? निगमनात्मक पद्धति वह पद्धति है जहां नियम से शुरू होकर हम उदाहरण पर जाते हैं। आगमनात्मक पद्धति वह पद्धति है जो हमें उदाहरण से या सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाती है। ऐसे ही हम अगर निगमनात्मक को देखें तो वह पद्धति जो हमें सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जा रही है और विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाती है। तो इन दोनों की जो शिक्षण पद्धतियां हैं उनमें विरोध देखने के लिए मिलता है। तो प्लेटो निगमनात्मक पद्धति के समर्थक हैं और अरस्तु आगमनात्मक पद्धति के समर्थक हैं। दूसरा इनका जो विचार है जहां असमानताएं देखने के लिए मिलती है, तो प्लेटो दार्शनिक राजा की बात करते हैं और अरस्तु आवश्यकता के अनुसार शासक के महत्व पर बल देते हैं। तो प्लेटो क्या कहते हैं कि दार्शनिक राजा
उत्तम होता है और एक दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट वो प्रस्तुत करते हैं। वहीं अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु किसी एक राजा के फेवर में नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि परिवर्तन होता रहता है, क्रांति होती रहती है समाज में, तो उस परिवर्तन के अनुसार लोगों की आवश्यकता भी बदल रही है, जरूरत भी बदल रही है, शासन व्यवस्था भी बदल रही है। तो आवश्यकता के अनुसार शासक में भी परिवर्तन होता रहता है। इसी तरीके से हम देखें तो राजा संबंधी जो विचार हैं और राज्य संबंधी जो विचार हैं उनमें विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती हैं। प्लेटो आदर्शवादी विचारक है, अरस्तु व्यवहारवादी व यथार्थवादी विचारक है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य का कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में एक कल्पना जैसा लगता है। अगर देखें तो वास्तविकता में उस राज्य का होना इम्पॉसिबल दिखता है। मीन्स संभव ही नहीं है कि एक आदर्श दार्शनिक राजा हो और आदर्श राज्य। तो विचारक कहते हैं, राजनीतिक विचारक ऐसा मानते हैं कि प्लेटो आदर्शवादी विचारक हैं, उनके जो विचार है वो कल्पना से प्रभावित हैं, कल्पनावादी हैं, इसीलिए काव्यात्मक भी हैं। वहीं अरस्तु के जो विचार है वो वास्तविकता पे आधारित हैं और व्यवहारिक हैं और यथार्थवादी हैं, इसीलिए अरस्तु के जो विचार हैं वो विश्लेषणात्मक है और वैज्ञानिक दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के विचारों में असमानताएं दिखती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है संपत्ति व परिवार पर विचार। तो संपत्ति और परिवार पर आधारित जो विचार है उनमें दोनों में विशेष अंतर दिखाई पड़ता है। चूंकि एक और प्लेटो संपत्ति और परिवार का साम्यवाद की व्यवस्था करते हैं। वो कहते हैं कि शासक व सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार नहीं होना चाहिए, एक साम्यवाद की व्यवस्था होनी चाहिए जहां सभी एक जगह मिलजुल कर रहें और सभी सबके पति पत्नी हो, सभी के संपत्ति सब पर सबका समान अधिकार हो। ऐसे साम्यवाद की व्यवस्था करते हैं जो कि मानव समाज में असंभव प्रतीत होता है। और अरस्तु ने कहा कि पशु समाज का जो नियम है उसको प्लेटो ने अपने मानव समाज पर लाने की कोशिश की है और जो असंभव है। और वहीं अरस्तु क्या है, अरस्तु संपत्ति और परिवार को मानव के लिए बहुत जरूरी मानते हैं और अरस्तु के राज्य का जो आधारशिला है वो परिवार पर ही निर्भर करती है। परिवार ही वो प्रथम संस्था है जिससे मिलकर नगर से मिलकर राज्य का निर्माण होता है और संपत्ति भी व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसा अरस्तु मानते हैं। तो हम देखते हैं इन दोनों के विचारों में साम्यवाद, परिवार और संपत्ति के विचारों पर बहुत मतभेद दिखाई पड़ता है और दोनों ही विचारक अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि दोनों ने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं वो ठीक ही प्रतीत होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अंतर की। तो प्लेटो राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानते हैं, जबकि अरस्तु परिवार का बृहद रूप राज्य को मानते हैं। तो प्लेटो क्या कहते हैं कि व्यक्ति का बृहद रूप राज्य है और राज्य का अस्तित्व सर्वोपरि है। राज्य के हित के लिए व्यक्ति को अपना बलिदान देना है तो दे, ऐसा जरूरी है, ऐसा प्लेटो कहते हैं। जबकि अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं कि परिवारों का बढ़ा हुआ रूप राज्य है और राज्य जरूरी नहीं है, क्योंकि राज्य में तो शासन व्यवस्था तो बदलती रहेगी, बल्कि परिवारों से मिलकर राज्य का उत्पत्ति हुई है, तो परिवारों का हित सर्वोपरि है, व्यक्तित्व कल्याण ज्यादा आवश्यक है, ऐसा अरस्तु कहते हैं। प्लेटो अतिवादी है और अरस्तु मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो प्लेटो के जो विचार हैं उनमें आप अतिवाद एक्सट्रीमनेस देखने को मिलती है, वहीं अरस्तु के जो विचार हैं वहां मध्यम मार्ग, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट विचारों में अंतर देखते हैं। प्लेटो का राजा निरंकुश है और अरस्तु कानून की सर्वोच्चता का समर्थन करते हैं। तो प्लेटो का जो राजा है, प्लेटो ने दार्शनिक राजा को जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें वो राजा को ही सर्वे सर्वा मानते हैं और राजा ही सारी सत्ता उसके हाथ में है। शासन व्यवस्था के लिए वही सर्वे सर्वा है, वही कानून बनाएगा, वही देखेगा, तो क्या होगा, वो निरंकुश राजा की बात करते हैं जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और जो किसी के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं रखता। तो प्लेटो का जो राजा है वह निरंकुश राजा है। वहीं अरस्तु का जो राजा है या राज्य है वहां कानून सर्वोच्च है,
राजा से भी ऊपर कानून है और कानूनों का अगर उल्लंघन नहीं होगा तो राज्य में क्रांति हो सकती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि एक तरफ प्लेटो निरंकुश राजा की बात करते हैं, दूसरी तरफ अरस्तु कानूनों की सर्वोच्चता राजा के ऊपर भी स्थापित करने की बात करते हैं। तो यहाँ इनके विचारों में असमानताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ इनका अंतर मिलता है। प्लेटो राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के एक विषय मानते हैं और अरस्तु उन्हें नहीं मानते। तो प्लेटो जो है वो कहते हैं कि राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र दोनों एक ही विषय के दो प्रकार हैं, दो रूप हैं। वहीं अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं कि राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र ये दोनों अलग अलग विषय हैं और ऐसा कहकर उन्होंने राजनीति शास्त्र का एक अलग अस्तित्व दिया और राजनीति विज्ञान के रूप में हमारे सामने एक नया कॉन्सेप्ट निकाल कर दिया, जिसे आज हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं। तो इन लोगों के विचारों में हमने देखा कि समानताएं भी हैं, असमानताएं भी हैं, फिर भी इनके विचार समाज के लिए और राज्य के लिए उपयोगी हैं। दोनों के विचारों में जो अंतर हमें देखने को मिलता है वो उन दोनों के स्वभाव का प्रतिरूप है और दोनों के ही विचारों में एक अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों के ही विचारों की उपयोगिता हमें यहाँ दिखाई पड़ती है। मैक्सी महोदय ने कहा है कि प्लेटो एक सुपरमैन की खोज करता है जो आदर्श राज्य की सृष्टि करे, जबकि अरस्तु एक सुपर साइंस की खोज कर रहा है जो राज्य को अच्छा बना सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जहाँ प्लेटो एक ऐसे मानव की सुपरमैन की बात कर रहा है, उसको तलाश रहा है जो कि राज्य को अच्छा बना सके, वहीं अरस्तु क्या कर रहे हैं? अरस्तु एक ऐसे दर्शन को खोज रहे हैं, ऐसे विज्ञान की खोज कर रहे हैं जिनसे कि राज्य अच्छा बन सके। तो इस प्रकार से अरस्तु और प्लेटो के विचारों में समानताएं व असमानताएं हमने यहाँ जानी और इन दोनों के विचारों को देखा। दोनों के भी विचार अपने आप में महत्वपूर्ण है और राजनीति विज्ञान में इन दोनों का अतुलनीय योगदान रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।